Good morning everyone and welcome back to Selection Adda. I hope you all are doing well और अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो डेट है आज की 30 नवंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। पहली खबर है, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन के मद्देनजर IMD का अलर्ट जारी हुआ है, उसी के बारे में देख लेते हैं क्या खबर है। IMD alerts that cyclone Maichong likely to form over Bay of Bengal, which may impact coast of Andhra Pradesh and Odisha। हम जानते हैं कि भारत हमारा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें हम लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों के बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही एक चक्रवात के बारे में हमने सुना था, चक्रवात मिदिली। कहाँ उठा था ये? बंगाल की खाड़ी में। उससे पहले भी हम लोगों ने सुना था चक्रवात बिजोरपॉय के बारे में, वो कहाँ उठा था? अरब सागर में। अगर हम लोग बात करें रिसेंटली आए हुए साइक्लोन माइचोंग के बारे में, तो ये कहाँ पर आ सकता है? कहाँ आने की उम्मीद है इसकी? बंगाल की खाड़ी में। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बंगाल की खाड़ी में इसका उद्भव हो रहा है, इसका मतलब जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य होंगे उनमें ये इसके हिट करने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इसके अलावा हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। ठीक है, तो इसी के बारे में IMD ने अलर्ट जारी किया है कि चक्रवात माइचोंग के उद्भव होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं दिसंबर में 1 से लेकर के 5 तारीख तक। The low pressure area over the southeast Bay of Bengal and adjoining South Andaman Sea has now transformed into a well-marked low pressure area। तो ये चक्रवात जहाँ उठता है, आप सभी जानते हैं, वहाँ पर उसके उठने की कुछ कंडीशंस होती है, जिसमें से एक कंडीशन है कि वहाँ पर सबसे पहले एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। तो अगर इस साइक्लोन के बारे में देखा जाए तो इसका जो लो प्रेशर का एरिया है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है? तो वो स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए अब अंडमान सागर तक पहुँच चुका है और अब इसको वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर चिन्हित हो चुका है, यानी कि चक्रवात के आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस चक्रवात के नाम की बात करी जाए तो आप जानते हैं अलग अलग देश अपने अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चक्रवातों के नाम की लिस्ट जारी करते हैं। तो इस चक्रवात का नाम किसने दिया है? म्यांमार ने। इफ दिस साइक्लोन फॉर्म्स इट विल दी 6th इन द इंडियन ओशियन वाइल द 4th इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि इस साल अगर आप चक्रवातों की बात करी जाए तो पूरे हिंद महासागर में कितने चक्रवात आए हैं? 6 चक्रवात आए हैं, और उसमें से बंगाल की खाड़ी में ही सिर्फ 4 चक्रवात होंगे अगर साइक्लोन माइचोंग इंडिया में आता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये रहा इसका लो प्रेशर एरिया जो कि चक्रवात माइचोंग के लिए चिन्हित किया गया। कहाँ से? यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए या अंडमान सागर से होते हुए इस तरीके से यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को हिट करेगा। अगली खबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक फेस्टिवल बाली यात्रा जो कि कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के कटक में। Recently, Asia's largest annual open air trade fair Bali Jatra started in Cuttack, Odisha। कैसा है? लार्जेस्ट एनुअल ओपन एयर ट्रेड फेयर है क्या? बाली यात्रा। इसका आयोजन हर साल किया जाता है कटक में, उड़ीसा के कटक में। कब शुरू हुआ था? कब शुरू होता है ये? तो कार्तिक पूर्णिमा को ये शुरू होता है, यानी कि इस साल 27 नवंबर को शुरू हुआ था। इसके अलावा इसके बाद ये आगे आने वाले 7 से 8 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है। द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा विक्रम केसरी अरुखा। तो इनके द्वारा, जो ओडिशा के वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इसका आयोजन उड़ीसा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह ओडिशा और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से अन्य स्थानिक उत्पादों का प्रदर्शन करता है, यानी कि इसमें एक ट्रेड फेयर टाइप का लगता है जिसमें अलग अलग राज्यों से जो वहाँ के जो एथनिक कल्चर के जो उत्पाद होते हैं आते हैं, उनको अपना सेल करते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाते हैं। कौन कौन से राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर?
दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल यानी कि उड़ीसा के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ से लोग आकर के अपने अपने राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं इस ट्रेड फेयर में। अगली खबर है तेलंगाना के बारे में, रायतु बंधु स्कीम। अभी कुछ साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जिसके तहत वो क्या करते थे, किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक साल में 6,000 रुपए 3 अलग अलग किस्तों में जारी करते थे। लेकिन अगर इस स्कीम की बात करी जाए, रायतु बंधु स्कीम, तो ये उससे भी पुरानी या कहें कि इस तरीके से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाली देश की सबसे पहली योजना थी। कहाँ लागू की गई थी? तेलंगाना में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो रिसेंटली तेलंगाना में आप सभी जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, तो उस वजह से आचार संहिता की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो योजना है इसको अभी कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी है, इसको परमिशन नहीं दी है। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विथड्रॉ द परमिशन गिवन टू द तेलंगाना गवर्नमेंट टू डिसबर्स फाइनेंशियल एड टू फार्मर अंडर द रायतु बंधु स्कीम। तो वहाँ पे जो इलेक्शन है उनके आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस योजना के तहत जो धन उपलब्ध करवाया जाता था उस पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करा रही है, जो कि किसानों के कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई एक योजना है। कब शुरू की गई थी? 2018 में। क्या उद्देश्य है? किसानों की त्वरित निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर समयबद्ध कैश उपलब्ध कराना, जिससे वे कर्ज जाल में ना फंस पाए। होता क्या है, जब किसान अपने खेतों की हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जब उन्हें नई फसल की बुवाई करनी होती है तो उन्हें कुछ सीड खरीदने के लिए या और चीज़ों के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, उनकी फसल पिछली बर्बाद हो चुकी है, तो उस चीज़ में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, अलग अलग कर्जदारों से ले अपना पैसे लेकर के। तो उस चीज़ से बचने के लिए ही सरकार द्वारा ऐसी स्कीमें लाई जाती हैं ताकि किसान इस कर्ज जाल में ना फंस सके और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। इस योजना के तहत सरकार हर किसान के बैंक खाते में 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से साल में 2 बार पैसे स्थानांतरित करती है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि की बात की जाए तो उसमें कितनी मनी ट्रांसफर होती है? 6,000 रुपये और इसमें 5,000 रुपये। यह देश की पहली किसान निवेश सहयोग योजना है जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कैश उपलब्ध कराया जाता है। तो ये अपनी तरीके की ये पहली स्कीम बन जाती है इंडिया की। अगला है एक इंडिया की अंतरिक्ष दूरबीन है एस्ट्रोसैट, उसके बारे में। इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट हैज सक्सेसफुली डिटेक्टेड इट्स 600th गामा रे बर्स्ट GRB. This event named GRB 231122B. तो कैसे टेलीस्कोप है ये? मल्टी वेवलेंथ, यानी कि अलग अलग तरंग दैर्घ्यों से आने वाला जो किरणें होती हैं उन सभी को ये कैप्चर कर सकता है, उसके बाद उसकी इमेज अर्थ पर भेज सकता है। अभी इसने क्या किया है, अपने 600वें GRB यानी गामा रे बर्स्ट का एक गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट किया है, उसका जो इमेज है वो अर्थ पर भेजा है और इस पूरे इवेंट को क्या नाम दिया गया है? GRB 231122B। खैर ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एस्ट्रोसैट के बारे में पढ़ना। देख लेते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। यह खगोल विज्ञान को समर्पित भारत की पहली बहुतरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष दूरबीन है, यानी कि अलग अलग तरंग दैर्घ्य से आने वाली किरणों को ये डिटेक्ट कर सकता है, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। यानी कि कुछ किरणें होती हैं जो एक्सरे की फॉर्म में आती हैं एंड कुछ ऑप्टिकल रेज की फॉर्म में आती हैं, कुछ आती हैं यूवी के फॉर्म में, कुछ अलग अलग स्पेक्ट्रम के हिसाब से रेज आती हैं, उन सबको डिटेक्ट कर सकता है ये एक ही टाइम में। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल एक दूरबीन है इंडिया की। कब लॉन्च हुई थी? 26 सितंबर 2015 को। कहाँ से? तो
जो भारत के श्रीहरिकोटा में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उससे वहां से इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में। क्या उद्देश्य है? न्यूट्रॉन सितारों एवं अन्य ब्लैक होल के उच्च ऊर्जा क्रम का पता लगाना, टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी सोलर सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स हैं, उनकी एनर्जी के बारे में डिटेक्ट करके बताता है क्या? एस्ट्रोसैट। ये रही आपका एस्ट्रोसैट का इमेज और उसके अलग अलग पेलोड। साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी। तो ये काफी टाइम से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। कहाँ बन रही है? लद्दाख के हैनले में। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है हैनले, लद्दाख में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी विल सून ऑपरेशनल इन लद्दाख। आखिर लद्दाख को ही क्यों चुना गया? तो इसका क्या, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? नाइट स्काई। तो हमें ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल एकदम कम हो। तो ऐसी जगह कहाँ मिलती है हमें? हाई एल्टीट्यूड पर, लद्दाख में। इस वजह से जो लद्दाख का हैंडे रीजन है उसको ये ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने के लिए चुना गया था। ठीक है। यह डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में पूर्वी लद्दाख के हेनले गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो क्या है? एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी में ही एक गांव पड़ता है हैनले, वहां पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है। डार्क स्काई रिजर्व में कई ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीन होंगी इस तरीके की, क्योंकि वहां पर मौसम एकदम साफ होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वहां पर जो भी घटनाएं होंगी उनको अच्छे से कैप्चर कर पाएंगी। अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग इसमें तरंग दैर्घ्यों की दूरबीनें लगाई गई हैं, ऑप्टिकल रेस की, इंफ्रारेड रेस की और गामा रेस को डिटेक्ट करने के लिए। क्या मेन उद्देश्य है इसका? खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाना और कम कृत्रिम प्रकाश और वन्य जीव संरक्षण के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। कम प्रकाश का मतलब यह है कि अगर ज़्यादा हाई लाइट वहाँ पर पड़ेगी किसी एरिया में, तो इन दूरबीनों के लिए मुश्किल पड़ जाएगा किसी भी किरणों को डिटेक्ट कर पाना। तो ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ पर प्रकाश की अवेलेबिलिटी भी कम हो और आसमान एकदम साफ हो। तो ऐसी जगह कहाँ पर मिलती है? लद्दाख के हैनले में। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न्यूनतम या कोई प्रकाश प्रदूषण नहीं होता है। कैसा क्षेत्र होता है? जहाँ पर कोई भी किसी भी तरीका लाइट पोल्यूशन या फिर और तरह के पोल्यूशन का स्तर वहाँ पर बहुत कम होता है। ऐसी जगह को डार्क स्काई रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पड़ता है हमारा लद्दाख का रीजन, और लद्दाख के एकदम यहाँ पर ईस्टर्न पॉइंट पर पड़ता है हैंडे, जो कि पड़ता है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वहीं पर इस सेंचुरी को स्थापित, इस नाइट स्काई सेंचुरी को स्थापित किया जा रहा है। यूपी के बारे में कुछ खबरें हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्या है? इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो मेनली इसका मकसद क्या होगा? तो नाम से पता चल रहा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, उसमें कुछ डेवलपमेंट करने के लिए इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर IIT रुड़की भी है। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 5 दिसंबर 2023 को ओपन किया जाएगा। कब? रिसेंटली ही, आने वाले 5 दिसंबर को। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा एंड इसके अलावा 6G पर भी रिसर्च किया जाएगा। आप सभी जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब किस पर काम किया जाएगा इस सेंटर पर? 6G पर। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ की लागत से
आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। तो जो वहाँ पर सहारनपुर में आईआईटी रुड़की का जो कैंपस है उसी के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर उसे बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर उसे बढ़ावा देना। इट विल प्रमोट इनोवेशन एंड ग्रोथ इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो नाम से ही जाहिर है कि इसका क्या मकसद होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में नए नए इनोवेशन करना, नई नई डेवलपमेंट करना और इस क्षेत्र में भारत को और आगे लेकर के जाना इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोलने का मेन मकसद है। अगला है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023। तो रिसेंटली ही ये स्टैटिस्टिक्स जारी की गई हैं। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर हैं इंडिया के पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्हीं के द्वारा ये स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अगर सर्वाधिक उत्पादन देखा जाए तो इंडिया में कहाँ होता है? तो काफ़ी टाइम से इस मामले में उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 की पोजीशन लिया हुआ है और इस साल भी उत्तर प्रदेश ने ही इसको टॉप किया है। पूरे देश में जितना भी उत्पादन होता है उसमें से 15% 15.7% सिर्फ कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा नंबर इसमें आता है राजस्थान का, जिसमें पूरे देश का 14.44% मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अगर हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो कहाँ पर है? कर्नाटका में। कितनी ग्रोथ हुई है इसमें? 8.76%। ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर का मतलब है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त में उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके देखा जाए तो किस राज्य ने सबसे अच्छी तरक्की इस दिशा में सबसे अच्छा काम किया है, तो वो कौन सा है? कर्नाटका। कितनी तरक्की हुई है इसमें दुग्ध उत्पादन में? 8.76% की। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 3.8% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग 230.58 मिलियन टन इन 2023। यानी कि साल दर साल जो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अब कितना हो गया है? एक साल में 230.58 मिलियन टन एक साल में दूध का उत्पादन होता है इंडिया में। एंड इसके अलावा कितनी ग्रोथ रेट है इसकी? 3.81% की। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या माना जाएगा? क्या सिर्फ सेवा क्षेत्र या सिर्फ उद्योग क्षेत्र? तो एक बेस्ट इकोनॉमी मेनली वो होती है जहाँ पर जो 3 क्षेत्र होते हैं, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर होता है। अगर वो तीनों आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस बनाकर चलते हैं तब उसको एक बेस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। तो इनको अलग अलग अगर देखा जाएगा तो ये आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इसको भी नहीं कह सकते क्योंकि एक देश में जितना उत्पाद हो रहा है उसको हम उस देश की इकोनॉमी का एक संकेतक नहीं मान सकते। तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा होगी उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम उतना अच्छा मानते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी देश की इकोनॉमी का मापन अच्छे से कर सकते हैं। अगली खबर है, व्हाट इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। रिसेंटली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्या है? इंडियन बाइसन? तो बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उनका था इंडियन बाइसन मस्कट। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया पैरा गेम्स 2023 की, तो इसका मस्कट है उज्ज्वला स्पैरो। ठीक है, ये क्या है? एक स्पैरो है उज्ज्वला नाम की, उसको इसका मस्कट बनाया गया है। रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर, ध्यान रखिएगा S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर,
जो कि समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है, अलग अलग देशों की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से डेवलप कर रही है उस बारे में। तो इसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। अपनी रिपोर्ट में इसने पहले अनुमान लगाया था भारत की ग्रोथ रेट का 6%, उसको कुछ इंक्रीज कर दिया है। तो कितने नंबर से इंक्रीज किया है वो पूछा गया है 2023 और 24 के लिए। यानी कि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो 6% से नहीं बल्कि इससे कुछ ज़्यादा के रेट पर आगे बढ़ रही है। तो क्या हो सकता है 5.8%। तो मैंने कहा आपसे कि ये इसको नंबर को बढ़ाया गया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 6.8% नहीं, ये है आंसर इसका 6.4%। यानी कि 2023-24 में एस एन पी के अनुसार जो भारत की इकोनॉमी है वो 6.4% की रेट से उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। Recently, who won the Ladies Tour season-ending event in November 2023? तो हाल ही में इस खिताब को किसने जीता है? ये एक गोल्फ का टूर्नामेंट है, गोल्फ टूर्नामेंट, जिसमें सिर्फ विमेंस पार्टिसिपेट करती हैं। लिखा भी गया है लेडीज टूर सीजन एंडिंग इवेंट। तो जो फीमेल गोल्फर है उनका एक टूर्नामेंट है ये। इसमें किसने जीता है इसको? एन्ने वॉन डैम, डच की है ये। कैनो ने जीता है नहीं, बल्कि इनको हरा करके एक इंडिया की एक गोल्फर है, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। कौन है वो? अदिति अशोक जी। तो अदिति अशोक जी ने लेडीज टूर सीजन एंडिंग इवेंट 2023 को इस साल जीता है। ठीक है, अगला है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और बाकी कल मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। क्या क्वेश्चन है? गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आप सभी जानते हैं अफीम की खेती को लेकर के मशहूर है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो इन दोनों में ही कौन कौन से कंट्रीज शामिल होते हैं, उन सभी के बारे में भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड इस क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे बताएंगे कौन से कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, शामिल नहीं है पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से एक ठीक है, जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। बाकी कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।